नमस्कार। नवीन समाचार पर मैं डॉक्टर नवीन जोशी एक राजनीतिक चर्चा लेकर के आपके सामने हूँ। ये चर्चा है जो उत्तराखंड में उपचुनाव 2 सीटों पर होने जा रहे हैं उसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के यानी तरह से जीत के रथ पर सवार भाजपा और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के लिए यह उपचुनाव के रूप में एक बड़ी राजनीतिक परीक्षा सामने आ गई है। इसलिए कि प्रदेश में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उन दोनों पर भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं जीती है थी, बल्कि इनमें से एक सीट तो ऐसी है जिस पर भाजपा आज तक के चुनावी इतिहास में कभी भी नहीं जीती है। 5 चुनाव हो चुके हैं उत्तराखंड में, लेकिन आज तक कभी भी नहीं जीती। एक सीट इन 2 सीटों में से ऐसी भी है। जी हाँ, ऐसी हम जो बात कर रहे हैं, हम उत्तराखंड की हरिद्वार जनपद की मंगलौर विधानसभा सीट की पहले बात कर रहे हैं। यहाँ 3 प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव मैदान में होते हैं। कई बार तो पहले सपा भी होती थी, अभी हैं भाजपा, कांग्रेस और बसपा। इन तीनों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने यहाँ से काजी निजामुद्दीन को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो यहाँ से 2 बार पहले भी विधानसभा सदस्य यानी विधायक रहे हैं। जबकि भाजपा ने हरिद्वार से कांग्रेस पार्टी से पूर्व कांग्रेस विधायक करतार सिंह भड़ाना को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भड़ाना अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। जबकि बसपा ने दिवंगत विधायक सरवर करीम अंसारी के पुत्र उबैदुर रहमान को यहां अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गौरतलब है कि सरवर करीम अंसारी के इंतकाल की वजह से ही यहां उपचुनाव हो रहा है, यानी कि निवर्तमान जो या पूर्व जो विधायक अभी हाल के विधायक हैं वो यहां बसपा के हैं। तो मंगलौर विधानसभा का राजनीतिक इतिहास ऐसा है कि यहां हमेशा से मुस्लिम उम्मीदवार ही विधानसभा चुनाव पहुंचते रहे हैं। यह भी एक इस सीट का इतिहास रहा है। और भाजपा का प्रत्याशी यहां 2 चुनावों में तो चौथे स्थान पर रहता रहा है। तो 2002 और 2022 तक के जो विधानसभा चुनाव यहाँ हुए हैं, इन चुनावों में कभी भी भाजपा यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई है। इस तरह भाजपा के पक्ष में जीत की संभावना का कोई समीकरण यहाँ नज़र नहीं आता है, कोई नहीं है। कोई संभावना इस तरह से नज़र नहीं आती है समीकरणों के हिसाब से। केवल इसके कि राज्य में हुए जो 14 उपचुनाव हुए हैं उसमें से 13 उपचुनावों में सत्तारूढ़ दल का प्रत्याशी ही जीतता रहा है, केवल एक को छोड़ करके। इस बार चुनावी संघर्ष इसलिए थोड़ा सा भाजपा के पक्ष में, सत्तारूढ़ दल के पक्ष में इसलिए भी दिलचस्प हो गया है कि यहाँ भाजपा कांग्रेस दोनों ने दल बदलू नेताओं को अपना प्रत्याशी बनाया है। और इस चुनाव में यदि उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी की जीतने का संयोग बना तो तभी यह हो सकता है कि भाजपा जीते और अपने आप में यह एक इतिहास होगा। लेकिन यदि ऐसा न हुआ तो विपक्ष को आसन्न इस निकाय चुनाव से पहले एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने का मौका मिल जाएगा। जैसा कि पूरे देश में कम अभी सत्ता में ना आने के बावजूद सत्तारूढ़ विपक्ष अपने आप को मजबूत बता रहा है, अपने को वापस लौटता हुआ बता रहा है। बहरहाल मंगलौर विधानसभा सीट राज्य गठन के बाद इसकी बात करें तो अस्तित्व में आई थी। इससे पहले यह मंगलौर विधानसभा क्षेत्र जो था लक्सर विधानसभा का हिस्सा हुआ करता था। राज्य गठन के बाद वर्ष 2002 में पहला और वर्ष 2007 में जो दूसरे विधानसभा चुनाव यहाँ से हुए उसमें बसपा से काजी निजामुद्दीन ने लगातार 2 बार यहाँ से जीत दर्ज की। पहली बार उन्होंने लोकदल के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे, उनको हराया था। और दूसरी बार जो थे कांग्रेस के हाजी सरवत करीम अंसारी को उन्होंने हराया। सरवत करीम अंसारी दूसरे स्थान पर रहे थे। इन दोनों चुनावों में भाजपा दोनों बार यहाँ चौथे स्थान पर रही थी, तीसरे स्थान पर कांग्रेस ऐसे। इस बार इसके बाद जो वर्ष 2012 का चुनाव हुआ उसमें विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं यानी सरबत करीम अंसारी और जो काजी निजामुद्दीन जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, इन दोनों ने अपना पाला बदल लिया। बसपा से 2 बार विधायक रहे काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जबकि हाजी सरबत करीम अंसारी जो थे उन्होंने बसपा में शामिल हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें कि उपचुनाव का कैसा इतिहास रहा है उत्तराखंड में, उस एंगल से देखने की कोशिश करें तो उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव का गणित हमेशा से सत्ताधारी दल के पक्ष में केवल एक मौके को छोड़ करके हमेशा झुका रहा है। हमेशा जो सत्तारूढ़ दल होता है ऐसा कहता है कि उसी के प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं।
बल्कि 15 चुनाव हो चुके हैं अभी तक उपचुनाव, जिसमें से 14 उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल को ही जीत मिली है। पहला जो उपचुनाव हुआ था उत्तराखंड में 2002 में रामनगर सीट पर हुआ था, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, जो बिना किसी सदन यानी विधायक न रहते हुए भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तो उनके लिए उनको चुनाव लड़ना था, तो उनके लिए योगेंबर सिंह रावत ने सीट खाली की थी और वो चुनाव लड़े थे और जीते थे। तब से ये सिलसिला चला। और लेकिन इसी साल जो विपिन त्रिपाठी उत्तराखंड क्रांति दल के नेता, बड़े नेता, वो द्वाराहाट से चुनाव लड़ते थे, वो चुनाव इस विधायक थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। तब उपचुनाव हुआ, उनके पुत्र पुष्पेश त्रिपाठी इस चुनाव में विजयी घोषित हुए और ये पहला और इकलौता मामला है अभी तक के इतिहास में जब सत्तारूढ़ दल का यानी कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीता, किसी दूसरे दल का प्रत्याशी उपचुनाव जीता। जबकि इसके बाद जो प्रदेश में इन 15 के बाद जो ये 13 चुनाव और आगे हुए, उन सब में हमेशा चाहे भाजपा सत्ता में रही तो भाजपा का प्रत्याशी और कांग्रेस सत्ता में रही तो कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो उपचुनाव की रही है। अब मंगलौर पे फिर से वापस लौटते हैं। मंगलौर के चुनावी समीकरण की बात करें तो किसी भी कोण से, खासकर जो उपचुनाव के आधार पर कहीं से भी भाजपा के पक्ष में कहीं से भी नहीं दिख रहे, केवल इस बात से कि इस बार वो कांग्रेस के प्रत्याशी को, कांग्रेस के पूर्व विधायक को यहाँ लेके आए हैं। वो भी हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से उनका ज़्यादा संबंध रहा है और वो यहाँ से चुनाव जीते हैं पहले और विधायक रहे हैं और अब वो भाजपा से चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने में कांग्रेस और बसपा के प्रत्याशी सामने हैं और उनकी ओर से, दोनों की ओर से मजबूत दावेदारी यहाँ पर है। कांग्रेस के जो हैं वो सरबत करीम अंसारी, नहीं बसपा से जो है वो सरबत करीम अंसारी जो निवर्तमान विधायक थे दिवंगत, उनके पुत्र यहाँ से मैदान में हैं और उनकी, और कांग्रेस की टिकट की बात करें तो 2 बार के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन जो कि बसपा से रहे थे, वो यहाँ चुनाव मैदान में है। और जनाधार की बात करें तो बसपा का जो अभी निवर्तमान थे उनका जो एक तरह से जनाधार है वो लगातार सिकुड़ रहा है और कांग्रेस इस बार जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें 23,001 मतों की बढ़त उनको मिली है। तो इस तरह से दोनों के बीच में भी, बसपा और कांग्रेस के बीच में भी दिख रहा है कि कुछ अलग तरह के समीकरण बन रहे हैं। यानी बसपा कैसी रहेगी कुछ कह नहीं सकते। लोकसभा चुनाव में वो उनका प्रत्याशी वहां पर बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। कुल पंजीकृत मतदाताओं की करें तो पिछले बार यहाँ 1,09,000 के आसपास थे मतदाता, जिसमें से 58,658 पुरुष और 50,820 महिलाएं थी। जबकि 2023 में पिछले बार की जनगणना में 1,19,000 के आसपास में 1,20,000 के आसपास में कुल मतदाता हो गए हैं और वही शायद इस बार भी होंगे। पुरुष मतदाता इसमें से 63,000 के आसपास है, महिला मतदाता 56,616 और तृतीय लिंग के भी 26 मतदाता यहाँ पर हैं। आगे देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में मंगलौर की जनता क्या फैसला सुनाती है इस तरह की स्थितियों में। अब दूसरी ओर चमोली विधानसभा, चमोली जनपद के बद्रीनाथ विधानसभा की अगर चुनाव इतिहास की बात करें तो यह सीट तत्कालीन कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के गत दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान, ठीक चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और अपनी विधायकी से त्यागपत्र दे दिया था, इस कारण खाली हुई थी। इसके बाद उपचुनाव की घोषणा होने पर भाजपा ने भंडारी को अपना प्रत्याशी यहाँ से घोषित कर दिया। यानी मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों सीटों पर भाजपा ने हाल में लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी से आए नेताओं को टिकट दिए हैं। भंडारी का बद्रीनाथ सीट पर वर्षों से अच्छा प्रभाव रहा है। कभी वह तो कभी उनकी पत्नी बद्रीनाथ के चमोली जनपद, जो कि बद्रीनाथ चमोली जनपद में आता है, तो वहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। बद्रीनाथ के चुनावी इतिहास की बात करें तो 2002 के विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस केवल 991 मतों के अंतर से जीती थी। तब कांग्रेस के अनुसुईया प्रसाद मैखुरी ने भाजपा के केदार सिंह फोनिया, जो कांग्रेस के भाजपा के बड़े नेता होते थे, उनको हराया था। लेकिन 2007 में फोनिया ने अपनी जो मैखुरी से जो हार मिली थी उसका हार का बदला ले लिया। यानी केदार सिंह फोनिया जीत गए, एक बार कांग्रेस जीती, फिर भाजपा जीत गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी यहाँ से बदल डाले। इस चुनाव में कांग्रेस से राजेंद्र भंडारी ने भाजपा के प्रेम बल्लभ भट्ट को हराया।
आगे 2017 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो अभी हैं, उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी को हराकर एक तरह से सीट वापस छीन ली, यानी 2-2 का स्कोर हो गया। एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, 2 बार भाजपा, 2 बार कांग्रेस। अब इस चुनाव में जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें भंडारी ने भट्ट को चुनाव हरा दिया। ये अलग बात है कि भट्ट चुनाव हारने के बावजूद उनको भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब भंडारी भाजपा बद्रीनाथ से भाजपा के प्रत्याशी हैं, जबकि कांग्रेस ने लखपत बुटोला को बद्रीनाथ से अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में पलड़ा यदि उनके दल बदल की से जनता में कोई नाराजगी न हुई हो तो पहली बार चुनाव लड़ रहे बुटोला के विरुद्ध भाजपा के राजेंद्र भंडारी के पक्ष में ही नजर आ रहा है। यह भी दिलचस्प है कि यहाँ हमेशा भाजपा और कांग्रेस जो है वो एक दूसरे के विरुद्ध ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति के समीकरण के अनुसार प्रत्याशी अपने उतारते रहते हैं। यानी यदि भाजपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा तो कांग्रेस क्षत्रिय प्रत्याशी उतारती है, और यदि भाजपा क्षत्रिय प्रत्याशी उतारती है तो कांग्रेस यहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी उतार देती है। इस आधार पर देखें तो यहाँ 3 बार कांग्रेस जीत चुकी है और 3 बार क्षत्रिय प्रत्याशी जीत चुके हैं, और जातीय आधार पर बात करें तो 2 बार भाजपा जीत चुकी है और 2 बार ब्राह्मण प्रत्याशी जीत चुके हैं। अब इस बार क्या होता है ये देखने की बात होगी। चूँकि उपचुनाव हो रहा है और राजेंद्र भंडारी कांग्रेस से भाजपा में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो आगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि ये कह सकते हैं कि ये सीट न तो किसी जातीय आधार पर किसी एक जाति के पक्ष में जाती है, न ये किसी पार्टी के आधार पर किसी एक पक्ष में जाती है। तो ये यहाँ चुनाव पूरी तरह से खुला हुआ है। भाजपा कांग्रेस दोनों अपनी ओर से पूरा जोर लगाएंगे। केवल एक समीकरण जो कि इस आधार पर भाजपा के पक्ष में जा सकता है कि उपचुनाव में हमेशा भाजपा जीतती है, और कांग्रेस ने यहाँ पे पिछले अभी लोकसभा चुनाव में हार झेली है। हालांकि उनका मनोबल बढ़ा हुआ है पूरे देश में। अभी वहाँ लोकसभा चुनाव में पूरे देश में भले ही सत्ता में नहीं आए, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल मान के चल रहे हैं कि हमने बढ़त हासिल की है। हालांकि उत्तराखंड में ऐसा देखा नहीं हुआ। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया था वो कई राज्यों में उत्तर प्रदेश में या कुछ राज्यों में वो उल्टा पड़ गया, लेकिन उत्तराखंड में वो काफ़ी इस तरह की स्थितियां रही कि कांग्रेस यहाँ दबाव में आ गई थी, और दबाव में आने के बाद यहाँ कांग्रेस को अपने प्रत्याशी मिलने मुश्किल हो गए थे। जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। यदि चुनाव लड़े होते तो शायद स्थितियां अनुकूल होती। तो साफ साफ ये लगता है कि यहाँ तो जो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का नारा था वो एकदम उसने विपक्ष को पस्त कर दिया था। अब देखने वाली बात होगी कि इस उपचुनाव में जो हो रहा है उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरह का रहता है। ये एक तरह से हम आगे की भविष्य की राजनीति क्या रहेगी उत्तराखंड की, उसका भी एक संकेत देगा। और फिर जल्दी ही निकाय चुनाव उत्तराखंड में होने वाले हैं, उसके बारे में भी कुछ न कुछ एक स्थिति देखने को मिलेगी। अगर कांग्रेस यहाँ अच्छा प्रदर्शन करती है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि निकाय चुनाव में भी वो, और फिर उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे तो उसमें भी उनका वो एक अच्छे मनोबल के साथ जाएंगे। और सत्तारूढ़ दल हमेशा से एक तरह के दबाव में तो रहता ही है, तो इस बार सत्तारूढ़ दल के लिए इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना एक तरह का दबाव ही रहेगा। एक सीट अगर वो जीत भी जाते हैं तो दूसरी सीट पे उनके लिए बड़ी कठिन परिस्थितियां हैं। तो वहाँ वो किस तरह का अपना राजनीतिक कौशल भाजपा और खासकर मुख्यमंत्री दिखा पाते हैं, जिन्हें धाकड़ धामी कह दिया गया है, तो ये देखने की बात होगी। तो इस पर चर्चा को यहाँ पर ही हम समाप्त करते हैं। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी जरूर हमें बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।